तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया फिर से रिटर्न ऑफ द बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे एमसी से इयोन कह रही होती है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम वेडिंग की तैयारियों में बिजी हो के। तो हमारा एमसी कह रहा होता है, मैं पास में ही एक काम से जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ चला जाऊँ। तो इयोन कह रही होती है, क्या तुमको साउथर्न सी इसलैंड तक आने के लिए कुछ करना था। तो हमारा एमसी मुस्कुरा रहा होता और अपने मन में कह रहा होता है, वह मुझसे सवाल करना बंद नहीं करेगी है ना, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर गोंग आती है और कहती है कि क्या तुम। हमारा एमसी कहता है कि ओह लेडी गोंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो लेडी गोंग कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, ये सिचुएशन के बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं बदली, उनकी मार्शल आर्ट स्किल में काफी सुधार आ गई है। गोंग हमारे एमसी से कह रही होती है, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें मेरी वाइफ याद है, जब तुम यहाँ आई थी तो तुमने उसे देखा था, लेडी गोंग। तो बोलती है कि लेडी गो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये वही है। तो लेडी गोंग अपने मन में कहती है, मैं कैसे उसे भूल सकती हूँ, जिस रात में तुम्हें देखने के लिए स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल गई थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस पर तलवार तान दी, मानवीय एक झगड़ा हो। उसके बाद मैंने तुम्हें नहीं खोजा, मुझे अपने फीलिंग को सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बेकार था, मेरी फीलिंग नहीं बदली है। और मुस्कुरा के कहती है कि कांग्रेचुलेशन। और अपने मन में कहती है, लेकिन अब मैं मुस्कुराने में एबल हूँ, अब मुझे उसका ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, भले ही मुझे अपने लाइफ में इस भावना को अपने साथ लेकर चलना पड़े। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो लेडी गोंग अपने मन में कहती है, ये एक कड़वा मीठा दिन है। फिर हमें बताया जाता है डार्क हेवनली एलायंस का कैंप साउथर्न सी इसलैंड। कोई कहता है कि तो करंट सिचुएशन कैसी है। तो एक बूढ़ा आदमी बताता है, सच कहूँ तो ये अच्छा नहीं है सर। रियोंग बैक कह रहा होता है, मैंने वॉर समाप्त करने के लिए अपने 5 बेस्ट सैनिक को भेजा, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है, क्या ये 2 अभिजात वर्ग की एकमात्र समस्या है। तो ये बंदा कह रहा होता है, सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत हो। और अपने मन में कहता है, अगर हम किसी छोटी सी बात के लिए लीडर की शक्ति उधार लेंगे तो कमांड कोलैप्स हो जाएगा। रियोंग बैक कह रहा होता है कि मेरी राय में किसी सेक्ट के लीडर को बड़े गोल प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे वर्क करने में एबल होना चाहिए, लेकिन सभी मामले मेरी चिंता का विषय है। मैं अपने आप को सबसे बेस्ट नहीं मानता, मैं दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव और ज्यादा सीखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण ही आज हमारा डार्क हेवनली अलायंस एग्जिस्ट में है, मैं तुम सभी का आभारी हूँ। तो ये बंदा कह रहा होता है कि सर, और अपने मन में कहता है कि वो सच में अदर मास्टर से अलग है, उनके जैसे लीडर की सेवा करना क्या ही सम्मान की बात है। रियोंग बैक कह रहा होता है, चलो बाहर चलो, मैं तुम लोगों को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इनफ समय नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम हर समय ये जान पाते कि वो कहाँ है, लेकिन अभी तो ये इम्पॉसिबल है। हमारे पास एकमात्र रणनीति यही है कि हम जोरदार और तेजी से अटैक करें। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है सर। और चियोंग से कह रहा होता है कि चियोंग, क्या तुमको नहीं लगता कि हम इतने अनलकी होंगे कि हमें पता चलेगा कि वो पहले से यही है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता सर। तो रियोंग बैक कहता है, मुझे बस अपनी पीठ में ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई, मुझे ये अशुभ एहसास नहीं होना चाहिए था। तो चियोंग कहता है कि ऑफ कोर्स आपको ऐसा ही लगेगा सर, आखिरकार वो आपके पिता का कट्टर दुश्मन है। तो रियोंग बैक कहता है कि अगर तुमको कुछ भी गलत लगे तो तुरंत भाग जाना, अगर मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम नहीं मर सकते चियोंग। तो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। तो रियोंग बैक कहता है कि चियोंग मेरी बात सुनो, जब तुमको भागने की जरूरत सीधे पोर्टल पैलेस चले जाओ। तो बोलता है कि क्या पोटाला पैलेस सर। और अपने मन में कहता है, मैंने सुना है कि महल के निर्माण कार्य लगभग समाप्त होने वाला है, तो ये छिपने की जगह नहीं है, लेकिन मेरे रूलर की आवाज से पता चलता है कि यहाँ कुछ और भी है। रियोंग बैक कहता है, ये एक मिस्ट्री है, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुमको पता चल जाएगा, मैं ये बात केवल सबसे खराब सिचुएशन के लिए कह रहा हूँ। तो बोलता है कि सर। तो रियोंग बैक कहता है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम ये वादा निभाओगे। तो बोलता है कि हाँ सर। तो रियोंग बैक कहता है कि चलो उनका सामना करें। फिर हमें बताया जाता है, जबकि हर दिन छोटी मोटी झगड़े होती रहती थी, डार्क हेवनली अलायंस ने कभी भी दिन में एक बार से ज्यादा हमला नहीं किया। साउथर्न सी गिल्ड के लीडर जो हमेशा के लिए तैयार रहते थे और लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया। हमारा एमसी जगह खड़े होकर उन लोग को देख रहा होता है जहाँ डार्क हेवनली अलायंस के लोग कैंप लगा के बैठे होते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है कि डार्क हेवनली अलायंस का एक न्यू लीडर, वो चियोन बैक से बिल्कुल अलग पर्सन है। उनके बीच मूलभूत अंतर ये है, मार्शल आर्ट में उनकी महारत है लेडी गोंगियन नामियों के कुछ लेवल ऊपर है। अगर मैं आज नहीं पहुंचता तो साउथर्न से गिल्ड अनलकीली बेकार सिचुएशन में फंस जाता। तभी हम देखते हैं कि रियोंग बैक को कुछ महसूस होता है और अपने मन में कहता है कि वो आ गया है। तभी चियोंग अंदर आता और कहता है कि सर हमारी तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन देखता है तो वहाँ वो नहीं होता है और कहता है कि सर आप कहाँ गए। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के सामने होता है वो, और अपने मन में कह रहा होता है, मैंने चियोंग को भाग जाने के लिए कहकर सही किया। जब मेरे फादर की आत्मा ने मुझे इस आदमी के बारे में
बताया। मैं समझ गया कि वो कितना पावरफुल और क्रूअल पर्सन है, लेकिन फिर भी मैंने उसे कम आंका। खुद देखकर वो मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मॉन्स्टर है। वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। रियोन बैक हमारे एमसी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, डार्क हेवनली एलायंस जैसा एक छोटा ग्रुप ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुमको चिंता करनी चाहिए। तुम इसमें शामिल क्यों हो रहे हो? तो हमारा एमसी भी कहता है उससे, मेरी सिस्टर साउथर्न से गिल्ड में है। तो ये बात सुनकर वो चौंकते हुए अपने मन में कहता है, सिस्टर, डैम इट, क्या यही था रीजन? अब जब मैं उसे देख रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है, उसकी एक्सप्रेशन, चाल और आदतें सभी जियोन बैग की तरह है, लेकिन वो दिखता है बिल्कुल मेरे मास्टर की तरह जिन्होंने मुझे जादू टोना सिखाया था और जो डेमोनिक रियलम में चले गए। हमारा एमसी उससे कहता है कि चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसका अंतिम नाम म्योंग है और वो अपने नाम के रूप में लिन अक्षर का यूज करता है? तो रियोन बैग कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो हमारा एमसी उससे कहता है, कितना भाग्यशाली है, अगर मैंने मास्टर म्योंग को तब देखा होता जब वो यंग थे तो वो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। अगर वो सच में मेरे लॉर्ड का वंशज होता तो मैं उसे नहीं मार पाता। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी अपने पावर को रिलीज करने लगता है और अपने हाथ में की ब्लास्ट को बनाते हुए अपने मन में कहता है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा नहीं है इसलिए मुझे संकोच करने की जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें मारना ही होगा, और उसकी तरफ अटैक कर देता है हमारा एमसी। लेकिन हम देखते हैं कि रियोन बैग भी एक डिफेंसिव स्पेल को कास्ट करके अटैक को रोकने लगता है। जैसे हमारे एमसी का अटैक उसके ऊपर पड़ता है तो वो स्पेल भी टूट जाता है और सीधा जाके उस बंदे पे लग जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से अपना बचाव कर लेगा। और उससे कहता है, मैं एक ही हमले में तुम्हारी जिंदगी खत्म करने वाला था। और दूसरी तरफ वो जख्मी हालत में उठ रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने डिफेंसिव स्पेल को कास्ट किया था, लेकिन क्या ये सच में उनके खिलाफ इतना बेकार है? और उससे कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। जितना ये कह रहा होता है तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी का अटैक फिर से उसके ऊपर लग जाता है और वो दूर जाके पिकाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि वो इन्वेड कर रहा है दोबारा, और हमारा एमसी आसमान में उड़ जाता है। फिर से हम देखते हैं कि रियोन बैग उठने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कितना बेकार है। और हमारा एमसी उसके सामने उड़ रहा होता है और कह रहा होता है उसको, क्या तुमने अपने आप को यातना देने की अपेक्षा एक ही वॉर में मर जाना बेहतर नहीं है? तो रियोन बैग हंसने लगता है और कह रहा होता है, क्या ये सच नहीं है कि अगली लड़ाई जीतने के लिए कष्ट सहना ही पड़ेगा? तो हमारा एमसी उससे कहता है, ऐसा तभी होगा जब अगली लड़ाई होगी। तो ये बात सुन के रियोन बैग भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और डार्क की ब्लास्ट को रेडी करने लगता है अपने हाथ में और कहता है कि अब मेरी बारी है, और हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसके सामने से गुजर जाता है। जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे एमसी ने इतना खराब अटैक किया होता है जिससे वो उस बंदे की एकदम हालत ही खराब हो जाती है और वो बंदा वहीं मर जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है, मैंने फिर से एक को मार डाला, इसके साथ ही मैंने 2 लीडर को मार डाला है, लेकिन अब जब मैंने डार्क हेवनली एलायंस के दूसरे हेड को खत्म कर दिया है तो मुझे अब उसका नाम भी नहीं सुनना चाहिए। और दूसरी तरफ उसका सोल निकल के जा रहा होता है। तो हमारा एमसी उस सोल को देखता है और कह रहा होता है अपने मन में, उसकी सोल फैमिलियर है, ये फॉरबॉर्डिंग फीलिंग क्या है? और उस सोल को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, क्या मुझे इसे मिटा देना चाहिए? ये सच में उसी की तरह दिखता है। जब वो अगले लाइफ में चले गए तो उनकी आत्मा मेरे मास्टर की आत्मा से इतनी मिलती जुलती क्यों दिखती है? और दांत पीसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने लॉर्ड की आत्मा को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। और हमारा एमसी उसकी आत्मा को जाने देता है और कह रहा होता है, अगर तुम्हें सरवाइव करना है अपनी आखिरी सांस तक चुप जाओ, यही एक मौत तरीका होगा जिससे तुम अपने भाग के बाकी हिस्से को जी सकोगे जिसे हेवन के तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइट एकदम तहलकम चल रहा होता है और ये बुड्ढा अपने मन में सोच रहा होता है कि डैम इट, बहुत ज्यादा ओवर पावर है हमसे, ऐसे तो हम लोग इस बार हार जाएंगे। हमारे मास्टर रियोन बैग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? कम से कम उनमें से एक तो बाजी पलटने के लिए काफी होगा। हम देखते हैं कि नामियो उस बंदे के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है और कह रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने अभी हमला करने का फैसला क्यों किया, जब तक कोई तुम्हें बचाने नहीं आता तुम मर जाओगे। और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बुड्ढा भी कम नहीं होता है, अपने लकड़ी से रोकने लगता है। फिर से नामियो अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम स्वेच्छा से अपनी कब्र खोद रहे हो? और उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। वो बंदा बार बार रोक रहा होता है और वो बुड्ढा अपने मन में पूछ रहा होता है, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए हार्ड होता जा रहा है फाइट मास्टर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चुंग्यो फाइट को देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, उसकी कीवर्ड डिसअपीयर हो गई है। बिल्कुल नहीं, मेरे लीडर हार गए, वो दोनों हार गए। और रियोन बैग की बातें सोच रहा होता है कि पोटाला पैलेस वापस चले जाना, और वहाँ से भागते हुए अपने मन में कह रहा होता है, वो जानता था कि उसकी डेथ निश्चित है, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे
अपना वादा निभाना होगा, मुझे पोटाला पैलेस पहुंचना होगा। ये डरपोक और बेकार है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कार वाला बंदा आ जाता है और कह रहा होता है उससे, तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम अपने सबऑर्डिनेट को पीछे छोड़ रहे हो। वो बंदा उसके सामने रहता है और चुंगक्योक कह रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, और अपने मन में कहता है कि ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो स्कार वाला बंदा कहता है बहुत बढ़िया, आजकल चारों और बहुत सारे दिलचस्प लोग हैं। और ये बंदा अपने मन में कहता है कि डैम इट, एक और आ गया। क्या यहाँ कोई इतना ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, उससे बचना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इस फाइट में जिंदा रहने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। फिर हमें बताया जा रहा होता है वो वॉर जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं लग रहा था। अचानक साउथर्न सी गिल्ड के साइड में समाप्त हो गया। जीत साउथर्न सी संघ ने इस लैंड पर कब्जा कर लिया और सभी सेक्ट के परिसरों में आग लगा दी। विद्रोह करने वाले सभी लोगों के लिए चेतावनी है कि गिल्ड एक बार फिर स्ट्रॉन्ग से खड़ा है। जबकि साउथर्न सी गिल्ड को नोबल क्लैन अलायंस का हिस्सा माना जाता था, उन्हें कभी कभी डूस्ट अलायंस का हिस्सा कहा जाता था। इसका कारण उनकी निर्दयता थी, लेकिन साउथर्न सी इसलैंड में रहने वाले लोग जानते थे कि विजय का ऐसा निर्माण प्रदर्शन एक और लंबे युग के लिए शांति सुनिश्चित होगी और कोई शिकायत नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी बाकी सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इयोन हमारे एमसी से कह रही होती है यहाँ काम पूरा होने के बाद हम माओमिंग प्रांत की ओर प्रस्थान करेंगे। आखिरकार मुझे आपकी शादी में होना ही होगा। हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ तुम समय लो और वापस आते समय ध्यान से आना। अब हम चलते हैं यहाँ से। इस कारण बंदा कह रहा होता है कि अरे बाप रे, वो एक डिफिकल्ट अपोनेंट था। तुम्हारे बाद शर्मा वो सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है जिन्हें मैंने हाल ही में देखा है, और अगर वो और देर तक लड़ता तो मैं उसे पकड़ सकता था, लेकिन वो पीछे हट गया और भाग गया। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि ये तो बेकार है, और अपने मन में कहता है कि अरे यार इतना बोलता है कि उसके पास एक पल के लिए भी शांति नहीं है। हमारे एमसी से वो कह रहा होता है मैंने अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ी, बहुत समय बाद पहली बार मुझे अपनी छाती में गर्म खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था, इतना मजेदार था। क्या आपको महसूस हुए काफी समय हो गया है सर? हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि हम समान हैं। तो वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है नहीं, आप कभी भी वॉर में उत्साह महसूस नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट है। जब हम माउंटिंग प्राउंड से निकले तो मैंने आपके साथ बने रहने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। हमारे बीच की गैप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं कितना पागल था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता रहा, जबकि उनके जैसा एक मार्शल आर्टिस्ट जो किसी दूसरे ही लेवल पर मौजूद है। दांत पीसते हुए अपने मन में कह रहा होता है 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक होना, ड्रैगन सम्राट की उपाधि, ये सब बेकार है। मैं एक फ्रॉग जैसा था, लेकिन उसके लिए शुक्रिया। मेरे सेट के ड्रैगन का ब्लड मेरे अंदर बहने लगा स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा में। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी और स्कार वाला बंदा समुद्र के पास आ जाते हैं। हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि ठीक है चलो एक ही छलांग में वहाँ पहुंच जाते हैं। तो स्कार वाला बंदा कहता है कि ऑफ कोर्स सर, मुझे चोट लग सकती है लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। और वो लोग उड़ के जा रहे होते हैं, और ये बंदा अपने मन में कह रहा होता है मैंने उसकी शक्ति के लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ नारकी रनिंग से गुजरना होगा। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद माउंटिंग प्रांत में पहुंच जाते हैं। हमारा एमसी लेडी से कह रहा होता है साउथर्न से गिल्ड में वॉर समाप्त हो गया है और इयोन ने कहा कि वो हमारी शादी में आ सकेगी। तो वो लेडी कहती है क्या सच में, कितनी अच्छी खबर है ये। और अपने मन में कहती है ये बच्चा, इन बदमाशों ने कुछ ऐसा किया जो कहने लायक नहीं है। अगर ड्रैगन एम्परर घायल हो गया है तो फाइट तीव्र हो गई होगी, लेकिन अगर ऐसा है तो हियोनमा बिना किसी खरोच के वापस कैसे लौट आया। ये सच में हमेशा मुझे सरप्राइज करता रहता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जा रहा होता है साउथर्न से इसलैंड से लौटने मुझे एक फोर्टनाइट बीत चुके हैं और वेडिंग के दिन भी आ चुके हैं, और बच्चे आपस में कह रहे होते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने पहले कभी मिज़गू को मेकअप के साथ नहीं देखा है। ईमानदारी से कहूँ तो वो इसके बिना भी सुंदर है। और पीछे से ये सब सूरिन भी सुन रही होती है और अपने मन में कह रही होती है आज के दिन। तभी वहाँ पर सुनियो गुस्से कहता है कि शादी के हॉल में रोना शुरू मत करना, ठीक है। तो सूरिन कहती है क्या तुम फिर से इमेजिन कर रहे हो? तो चिढ़ते हुए सुनियो कहता है कि क्या? तो सूरिन पीछे से मुड़ के जाने लगती है और कह रही होती है मैं कह रही हूँ कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनियो अपने मन में कहता है ये क्या बकवास है। उसके कान लाल हो गए हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी उस फाइट को लेकर शर्मिंदा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके लिए खुश हो सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है दोपहर से ही स्कूल और रेस्टोरेंट में मेहमानों का आना शुरू हो गया। रिलेटिव और दोस्त भी यहाँ आ चुके हैं। सैन बेक के फादर इल बैक और संयुक्त जंग के फादर चुल जंग को सब लोग यहाँ आ चुके हैं। यहाँ तक कि वो अलायंस और एविल पावर के मेहमान मौजूद थे, साथ ही खूब फूल पली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हारिन को एक नंबर की लग रही होती है। मेरा बस चले तो मैं ही इसको स्वागत में ले चलूं। खैर हारिन कह रही होती है क्या मैं सुंदर हूँ? तो एक लड़की कहती है कि हाँ आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं मदद करने के लिए कई सदियों में गई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आप जितनी सुंदर महिला नहीं देखी है। हर कोई सरप्राइज हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। मुझे यकीन है कि हेवन की देवियां तुम्हारी सुंदरता से नफरत करेंगी। तो हारिन अपने मन में कहती है मैंने अपनी पूरी लाइफ एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही कपड़े पहने हैं। मैंने पहले कभी मेकअप नहीं किया, खुद को कभी भी इतनी अपरिचित नहीं देखा। एक भाव पोस्कस में ये स्वभाव के साथ ब्लैक
ब्लश करते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है कि उसे ये पसंद आएगा। तो वो लड़की एक लड़की से कह रही होती है, ओ गोंग, सेरेमनी क्या शुरू हो गया है? तो वो बंदा कहता है कि आपको जल्द ही बाहर निकलना होगा मिस। तो हारिन अपने मन में सोच रही होती है कि जल्दी मेरी बारी आएगी। फिर वो गेट की तरफ देखती है और बाहर आ जाती है और अपने मन में कह रही होती है, मैं आज सच में शादी कर रही हूँ। और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि फादर, क्या आप मुझे वहाँ से देख रहे हैं? मैं सबसे खुशहाल लाइफ जीने का वादा करती हूँ। तभी उन लोग को आवाज आती है कि वो यहाँ है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी तैयार होके आ जाता है। तो हारिन ये सब देख के एकदम चौंकते हुए कहती है कि क्या? हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अपनी पत्नी को फूलों की गाड़ी पर बैठाकर वेडिंग में लाने आया हूँ। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगे मिस गू? और अपना हाथ आगे करता है। तो अपने मन में कह रही होती है, एक बार जब मैं अपना हाथ उसके हाथ में लेकर उस दरवाजे से बाहर निकलूंगी, मैं उसकी पत्नी बन जाऊंगी और मैं उसकी फैमिली बन जाऊंगी। ये खुशी का रास्ता है। फिर हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है। हमारे एमसी से कहती है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा, ठीक है? तो वो बोलता है कि बिल्कुल। तो हारिन कहती है कि तुमने वादा किया था। तो हमारे एमसी भी कहता है कि मैं हेवन की कसम खाता हूँ। वैसे क्या तुम जानती हो? तो वो बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि वही शादी का सेरेमनी शुरू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे का ऑफिशियल पति पत्नी हो जाते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है ये लेट समर की खुशी वेडिंग थी। और हारिन कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और आई लव यू। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।